क्योंकि इसी ग्रुप को क्यों हम टारगेट करेंगे? वो तो वल्नरेबल है ही है, उसका साथ सिग्मा है, समाज उनको अपनाता नहीं है। 2010 साल का बाद उस दौरान कुछ ऑफिसर ऐसे निकल आए, आप दबाव ऊपर से डालते फाइल बीच में रुकती, नीचे से फाइल ऊपर लेके जाते बीच में रुक जाती। ऐसे करते करते हमारे 10 साल लगे थे। एक दिन उन लोगों ने बोल दिया आप इधर से खाली करो। महिला जो रेड लाइट एरिया में रहने वाली, वो नहीं सोचती मेरी बेटी मेरी जैसी जिस्म बेचे, कभी नहीं सोचती है। वो भी अच्छी नौकरी करे, अच्छे जगह में जाके सेटल हो सोचती है। तो उसके लिए आप या मैं क्यों कैंपेन करे, इनको लीगलाइजेशन करो। आज जिनके साथ हम हैं वो पिछले 30 साल से एक दिल्ली के एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेस्ड और बहुत ही ज़्यादा ऐसे इलाके में काम कर रही हैं जहाँ पे अक्सर लोग आते तो हैं पर मुंह छुपाकर, और वो पिछले 30 साल से यहाँ जिस तरीके से काम कर रही हैं वो बहुत कमेंडेबल है। प्लस बहुत मतलब मुझे लगता नहीं है कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ काम करा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस संस्था, इस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत एक कमरे से हुई थी, जिस कमरे में आज हम बैठे हैं, राइट? नहीं? पूरा अच्छा, ऊपर ऊपर एक कमरा था तो। दूसरा साइड है। अच्छा, तो वो एक कमरा था, इससे छोटा कमरा होगा वो। हाँ हाँ, तो वहां से शुरुआत हुई थी और आज यहाँ पे कितने 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 कमरे? 4 कमरे। चार बस कमरे। 4-5 कमरे। अच्छा, पांच, आज यहाँ पे 5 कमरे हैं। और उस वक्त कितने लोग थे जब ये शुरू हुआ था तो? 5 बच्चे। अच्छा, ठीक है। तो आज हम हैं ललिता जी के साथ, जो पिछले 30 साल से जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके जो बच्चे होते हैं और जो और कम्युनिटी से बच्चे आते हैं, जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, जो कि ऑपरेस्ट क्लास कम्युनिटी से आते हैं, तो वो यहाँ पर आके उनका रिहेबिलिटेशन, उनकी पढ़ाई, उनका खाना, उनको देखना, उनकी रेख देख करना, सब पिछले 30 साल से अक्का कर रही हैं। इनको लोग यहाँ पे अक्का के नाम से बुलाते हैं, तो हम भी अक्का ही बुलाएंगे। हेलो, नमस्ते अक्का जी। नमस्ते। ठीक है। तो पहले तो मुझे बताइए, अक्का के आगे जी लगाते हैं यहाँ पे बच्चे, सिर्फ अक्का बोलते हैं? बच्चे मुझे मैडम बोलते हैं। अच्छा। इधर की महिलाएं हैं, वो लोग अक्का करके भी पुकारते हैं, दीदी करके भी पुकारते हैं, अच्छा अच्छा, मैम भी बोलते हैं, तो ठीक अलग अलग, ठीक लेकिन शुरुआत अक्का करके बुलाते थे। ठीक ठीक है। तो अक्का, आप मुझे अब ये बताइए कि आप यहाँ पे 30 साल से काम कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या एग्जैक्टली था जिससे आप यहाँ पर आए और फिर ये शुरू हुआ? मैं बताऊं तो मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक में मैं अर्बन पुअर के साथ काम कर रही थी और गाँव में काम कर रहे थे एज ए टीचर। उसके बाद जब गांव में हम लोग जो देवदासी प्रथा है, कर्नाटक में कुछ जिलों में है। तो एक जिला में हमें जाने का चांस मिला जो देवदासी महिलाएं और उनके बच्चों के साथ काम करने का। तो हमारा एक मन में था, क्योंकि देवदासी मतलब ये है शुरुआत, जो पुराना जमाने में लड़की जात को जो वो प्यूबर्टी में जो बड़ी होने से पहले उसको मंदिर का साफ सफाई में छोड़ देते थे। उसका एक्सप्लॉयटेशन उधर से शुरू हुआ शायद। और शुरू होने के बाद उसको बाद में कुछ जमींदार लोग या कुछ उस गांव के पैसे वाले लोग इस्तेमाल करने लग गए। लेकिन उसमें एक ये है, छोटी सी कड़ी ये है, जो डेडिकेशन करते हैं भगवान का नाम से, इस लड़की की जात को पूजा पाठ करते हैं, उसका जो खर्चा है, और लड़की बड़ी होने के बाद प्यूबर्टी में आती है, उसको 5 दिन के बाद जो सेरेमनी होती है, उसका जो खर्चा उठाता है वही उसको पहला नाइट इस्तेमाल करता था। ये पहले का रूढ़ी रिवाज रही है। ऐसे लोगों का बीच में काम करते थे, तो हमारे एक मन में ये आई, हम लड़के यूथ जो देवदासी के बेटे थे, उन लोगों को थोड़ा सा बात करने की कोशिश की। क्या आपको अच्छा लगता है आपकी बहन को ऐसे किया जा रहा है, या माँ को इस तरीके से ये कर रहे हैं? क्योंकि ये देवदासी प्रथा जो है, जो कर रहे हैं उधर, जो मैं जिस गांव में थी, वो दलित कम्युनिटी से थे। लेकिन जो दिन में उन्हीं लोगों को, जो हाई कास्ट वाले जाते हैं तो दूर हट बोलते हैं, जो अनटचेबिलिटी के हिसाब से देखा जाता है, रात को उन्हीं की बेटी या माँ बिस्तर पर चाहिए। तो ये कौन सा रिवाज है? तो इस तरीके से चर्चा किए। उसको रोकथाम के लिए एक पर्टिकुलर एक पूर्णिमा का दिन एक सेरेमनी होती है उधर, माघा पूर्णिमा का दिन बहुत ज़्यादा बच्चियों को इसके लिए
प्रेरित किया जाता है। तो उस दिन हम लोगों ने थोड़ी कोशिश की वो बंद करें, लेकिन उस दिन हम लोग ये यूथ ग्रुप के थ्रू एक बच्ची को तो बचा पाए थे। उसके बाद तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए, और उसी दौरान हमें मालूम था जो देवदासी होने के बाद औरत को या लड़की जात को एक बार इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जिसको इस्तेमाल आगे नहीं करना है, सेक्सुअल अपना इंटरेस्ट के लिए नहीं चाहिए, तो छोड़ देते थे। जो बुजुर्ग है वो मांग के हफ्ते में 2 बार जाते हैं, अपना टोकरी लेके गांव में हर एक घर का सामने जाते हैं, जो मांग के लाते हैं वो खा लेते हैं। जो जवान लोगों को पूना या मुंबई में या अलग अलग रेड लाइट एरिया में लेके जाते हैं, बेचते हैं करके। जो ट्रैफिकिंग का मुद्दा, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, उस एंगल से भी देखा गया। मैं दिल्ली जब शिफ्ट हुई, मेरा सबसे ज़्यादा काम था अर्बन पुअर के लिए था, जो स्लम्स में काम था। उनके लिए बेसिक राइट्स मिले उसके लिए काम करते थे। देन HIV एड्स की बात आई, एड्स क्या है पूछने लग गए। अब सोचिए वे बैक 88 में हम लोगों को एक मालूम नहीं था एड्स क्या है करके। तो डॉक्टर थे, उन्होंने पूछने लग गए तुम्हें क्या जरूरत है एड्स का। वो फुल नाम बताने लग गए, तो औरत ये तो क्या है ऐसे पूछने लग गए। बाद में क्यों पूछ रहे हैं, क्यों में गए तो पता चला ICMR, एम्स और लोकल पुलिस का हेल्प से इधर इधर टेस्ट हुआ था HIV के लिए। लेकिन औरतों को नहीं बोला था ये HIV टेस्ट है, क्या कर रहे हैं, क्यों खून ले रहे हैं, एड्स के लिए। लेकिन प्री टेस्ट काउंसलिंग नहीं हुआ, पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग नहीं हुआ, रिजल्ट उनको नहीं बताया गया, लेकिन एक हवा उड़ाई गई, एड्स की जांच इधर हुई है। तो वो मुद्दे से शुरू किया, प्रिवेंशन कैसा कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए कहाँ से उनको कंडोम दे सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ मतपाची करना है। फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट ने जाके बोला हमें, हम कंडोम के लिए गए तो ये तो फैमिली प्लानिंग के लिए है, एड्स के लिए नहीं है बोले। तो हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, हमने बोला आप फैमिली प्लानिंग के लिए दीजिए, HIV एड्स प्रिवेंशन के लिए नहीं है, तो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे। इस तरीक़ा से बोल के कंडोम लेके आते थे, अपना बैग 2 झोले लेके जाते थे, दोनों लोग हम लोग झोला में भर के लेके आते थे, कमरे कमरे बांटने लग गए थे। शुरुआत एक ऐसी शुरुआत की, हम लोगों ने 500 कंडोम लेके आते थे एक बॉक्स में, वो बांट रहे थे। एक स्टेज आया 50,000 तक हम बांटने लग गए थे। तब वो गवर्नमेंट को पता चला हाँ हम लोग रियल काम कर रहे हैं। बिना पैसे से हम लोग HIV एड्स का प्रिवेंशन के लिए काम किया, अवेयरनेस के लिए काम किया, कंडोम डिस्ट्रीब्यूशन किया। बाद में गवर्नमेंट की तरफ से जो वो लोग इधर डिपो बना दिए फैमिली प्लानिंग वाले, और लेके आके कंडोम के बॉक्स रखते थे। अच्छा। तो उसके बाद बॉक्सेस उठा के हर एक कमरे में एक एक बड़ा बॉक्स दिया जाता था। ये शुरू किया था हमने। बाद में तो जाके 92 93 का बाद HIV एड्स के लिए इतना पैसे पंपिंग हुए हिंदुस्तान में, बहुत सारे संस्थाओं ने बोला हम कंडोम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम खरीदेंगे, मार्केटिंग करेंगे। तो बहुत सारी संस्थाएं काम करने लग गई। तो मुझे लगा मेरी एनर्जी बेफालतू मैं क्यों खर्च करूंगी, बाकी लोग पैसा लेके कर रहे हैं वो करने दो, मेरे पास बाकी काम भी। मैं महिलाओं के साथ काम करने लग गई, बच्चों की पढ़ाई, ये सारे इश्यूज आए, तो वो मुद्दा हमने HIV एड्स का करते हैं काम, अभी भी जानकारी देना होगा तो करते हैं। बट HIV एड्स का पीछे मैंने किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं से पैसा लेके नहीं किया है। शुरुआत का जो अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह है, या रोल प्ले करना है, या स्ट्रीट प्ले करवा के उनको अवेयरनेस देना है, ये सारे हम लोगों ने बिना पैसे से किया था। तो अभी जैसे इतना यहाँ पे सब अवेयरनेस प्रोग्राम हुए और ये कॉन्डम्स बांटे गए, मुझे बात है HIV एड्स में थोड़ा सा कम हुआ या बढ़ गया या क्या हुआ है? देखिए, इसको ये डाटा मैं दे नहीं सकती हूँ, और मुझे मालूम भी होगा तो मुझे लगता है मुझे नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसी ग्रुप को क्यों हम टारगेट करेंगे। वो तो वल्नरेबल है ही है, उसका साथ सिग्मा है, समाज उनको अपनाता नहीं है। वो जब आई इधर ट्रैफिक होके, वो HIV या एड्स लेके नहीं आई, उसको तो दिया मर्द ने ना, जो उसके पास जो जाता है। दिल्ली स्टेट एड्स सोसाइटी ने बुला के आप प्रोजेक्ट ले लो, GB रोड में
टेस्टिंग करा के मुझे आंकड़े दे दो बोला था। मैंने कहा था मैं अवेयरनेस करवा सकती हूँ, टेस्टिंग जीबी रोड का ब्रोथल के अंदर नहीं कराऊंगी, लेकिन उनको मैं मोटिवेट करूंगी एचआईवी का जो टेस्टिंग सेंटर में जाके कराए वो लोग। आप कोई साउथेक्स है या कोई अच्छा कॉलोनी का इलाके में जाके टेस्ट नहीं करोगे और उधर का आंकड़े आप पब्लिसाइज नहीं करोगे, लेकिन जीबी रोड का तो जरूर पब्लिसाइज करोगे। क्यों भाई? इन औरतों को ऐसा भी चारों तरफ से अपमान मिल रहा है, तो और एक मैं क्यों कराऊंगी? मैं बकायदा मैं पब्लिक हेल्थ इशू को मानती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी को नीचे दिखा के दूसरे को ये करने का अच्छा, तो आप जैसे कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई, राइट? बट मैं जैसे कहीं पढ़ा भी मैंने कि 6 लाख कॉन्डम्स तक डिस्ट्रीब्यूट करती है सरकार यहाँ पे। अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है क्लेम में। तो उसके बाद भी यहाँ पे बच्चे जन्म ले लेते हैं, राइट? और उसके बाद वो शायद मुझे लगता है, जहां तक है, अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है बच्चों की, तो मतलब पहले आप ये बताइए, हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, ब्रॉथल्स के अंदर ही हो जाती है डिलीवरी? हॉस्पिटल में जाते हैं या नर्सिंग होम में होती अच्छा, है, मतलब बहुत कम अच्छा, परसेंटेज है ब्रोथल में। बस। तो जब वो बच्चों की डिलीवरी हो जाती है, अब उसके बाद इन बच्चों को वापस ब्रॉथल्स में लाया जाता है, या आपके द्वारा या और संस्थाओं के द्वारा उनको रिहेबिलिटेट करा जाता है, या बच्चे कुछ आपकी नज़र में ऐसे भी हैं जो आज भी ब्रॉथल्स में रह रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद भी? देखिए, हमारे हिंदुस्तान के जो रीति रिवाज हम या परंपरा रही है, औरत एक बच्चे को जन्म देगी वो परफेक्ट है ना? यही तो है हमारा आज का समाज बोलता है। लेकिन जो जीबी रोड में रहने वाली महिला भी वही सोचती है मेरा एक बच्चा रहेगा, मेरा जो बुढ़ापा में काम आएगा। हम्म। सोचती है, करेंगे कितना वो अलग बात है, लेकिन सोच के एक बच्चा तो रख लेगी। कुछ औरतें हाँ चलो मुझे इस लाइन का बच्चा नहीं है चाहिए बोलेंगे। बच्चा कहीं भी पैदा हो, चाहे ब्रोथल में हो या अस्पताल में, नर्सिंग होम में या गांव में, कहीं भी हो, कुछ महिलाएं बच्चे को अपना पास ही रखना चाहती हैं। कुछ महिलाएं अपना जो होम टाउन है, होम टाउन में किसी का पास रखेंगे और कमाने के लिए आ जाएंगे वापस, क्योंकि वो महिला अपना स्वेच्छा से ब्रोथल में नहीं पहुंची है। आज के दिन वो बोलेगी मैं स्वेच्छा से इस काम में, वेश्यावृत्ति में लिप्त हूं बोलेगी, पर जब पहुंची ना उसको किसी ने लेके आके बेचा है या जबरदस्ती से वेश्यावृत्ति कराना शुरू कर दिया। लेकिन वो किसी का कंट्रोल में आती है, 2-3 साल का बाद ही वो मुंह खोलने लायक बन जाती है, भाषा सीखती है, अपना आप को थोड़ा सा शक्तिमान समझने लगती है, तब वो अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती है। ये है। तो बच्चे, कुछ बच्चे, छोटे बच्चे जो दूध पीने वाले, माँ का दूध पीते हैं, वो बच्चे, या कुछ और भी बड़े 3-4 साल के बच्चों को अपना पास रखेगी महिला। बाकी बच्चों को आज का दिन में अपना ब्रोथल में रखना वो सेफ नहीं समझती है। और हमारे जैसे संस्थाओं के जो स्टाफ जाते हैं, कमरों में जाते हैं और समझाते हैं बच्चों को, अब सेंटर है उधर लेके आके छोड़िए या दूसरा कहीं भी छोड़िए, बच्चों को सेफ जगह में रखो करके। जो बच्चे की सेफ्टी और प्रोटेक्शन की बात करें, तो बहुत सारी महिलाएं या उनके कंट्रोलर आज का दिन में समझते हैं दूर रखना है और रखते भी। कंट्रोलर यानी कि जो उनके आम, हैंडलर हैं? आप सोचिए, मैं एक पुरानी औरत हूँ ब्रोथल की, अच्छा। मैंने एक लड़की को खरीदा है, तो वो लड़की की कमाई तो मेरी हो जाएगी ना, क्योंकि आपने उसको मैं उसको खाना पीना दे दूंगी। और मैंने जितने पैसे में उसको खरीदा है, 25,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, तो वो पैसे पूरा तो करूंगी ना, तो मैं तो कंट्रोलर ही हो गई ना। तो उसका बच्चा भी होगा तो मैं ही कंट्रोलर हूँ। तो जब यही है। राइट राइट राइट, तो जब बच्चा यहाँ पे आता है, तो वो किस उम्र में आता है यहाँ पे? मेरे स्पीड एसएमएस सेंटर में बच्चे, पहले हम लोग बिफोर कोरोना, बिफोर 2020, हम लोग 9 महीने का भी रखे हैं, 1 साल का भी, 1.5 साल का भी रखे हैं। बट ये कोरोना का ये होने के बाद, कोविड का, इसके बाद हम लोग
2 साल से बड़ा बच्चा रखते हैं। तो 2 साल से मेरे पास 18 साल तक के बच्चे हैं, 18 के बाद के भी बच्चे हैं, जहाँ हम लोग देख रेख कर रहे हैं। और बच्चे के जो खाना पीना है या हेल्थ इशू है या उसका एजुकेशन का है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे आपके पास आते हैं, बताते हैं कि उन्हें बुली करा गया, अगर वो बताते हैं कि भाई हमारी मदर कौन है, या उनको किस तरीके से समाज में, जैसे सपोजली समाज भी छोड़ दिए, इस दहलीज के बाहर निकल के उस बच्चे को क्या बताते हैं आपको, बच्चा है कि हमें किस देखिए, तरीके से। मेंटल हेल्थ इशू है जो काउंसलर का थ्रू हम लोग बच्चे को बच्चे को मैं कभी नहीं पूछती हूँ। मेरे स्टाफ को ये निर्देश है हमारे तरफ से, कोई स्टाफ बच्चे का बैकग्राउंड को लेके या उसका मम्मी पापा को लेके बात नहीं करेगा। जब बच्चा बात करना शुरू करता है, तब हम लोग बच्चे से बात करते हैं और तब समझाने की पूरी कोशिश करते हैं बच्चे को। और बच्चा कोई भी पूछता है, बच्चा इतना समझदार है, कोई पूछेगा मम्मी क्या, बाहर वाले कोई पूछते हैं। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, बच्चा करीब 14 साल का था। हम लोग बच्चों को लेके कहीं एक शो में जा रहे थे। ड्राइवर ने पूछ लिया बच्चे को, हम्म। आपकी मम्मी क्या करती है? बच्चे ने फटक रिप्लाई दे दिया, हाउस वाइफ है। हम्म। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा ने जो समझा वो जवाब दे दिया। तो मैं क्यों बोलूंगी नहीं बेटा तेरी माँ ये काम में है, क्यों बोलूंगी मैं? मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे ये बच्चे समाज में इक्वली भाग ले और वो डिग्निटी के साथ जीने के अधिकार में है, हम्म। तो उसको जीने दे दीजिए। अच्छा, एक बच्चे पे इस संस्था में कितने रुपए खर्च हो जाते हैं? जैसे एक बच्चा जो 2 से 3 साल का है, उसकी एजुकेशन, उसका खाना, उसका रहना। सरकार के तरफ से खाना पीना दवा स्कूलिंग ओवरऑल सब खर्चा सिर्फ 2,000 रुपए है महीना। मतलब आपको सरकार 2,000 रुपए महीना दे रही है यहाँ पे? हाँ, वो भी पूरा नहीं देती है, अच्छा। पूरा नहीं देता है, वो भी रिएम्बर्समेंट होता है। अच्छा। 12 महीने आप खर्च करो, उसके बाद देगी, वो भी 100% नहीं देगी, वो 70-80% तक। और आप अब उसके अपनी पॉकेट से कितना, जो डोनेशन आते हैं उनसे कितना खर्च हो, उनसे एक बच्चे को कितना लग जाता है? देखिए, हम बच्चों को, मेरा घर का बच्चों को भी उतना सुविधाएं नहीं देती, दी हूं मैं। वो उससे ज्यादा इधर हम लोग 3 वक्त का, सुबह का, दोपहर का, रात का खाना पक्का है उनका। और 10:30 बजे स्नैक्स है, 4:30 बजे स्नैक्स का टाइम है उन लोगों को। और जो खाना पीने में उन्हीं से बैठ के बातचीत करते हैं, और उसी हिसाब से अभी सर्दियों में होगा तो अल्टरनेट डेज अंडा देंगे, या कभी कभी डेली अंडा मिलेगा उनको, चिकन मिलेगा हफ्ते में एक बार। हम्म। उसके बाद पनीर मिलेगा हफ्ते में 2 दिन 3 दिन उनको मिलेगा। तो इस तरीके से वो चीज मेरे घर में तो हफ्ते में एक बार बनेगा पनीर। पर यहाँ 3 बार हो। मैं बच्चों को देती हूँ, क्योंकि मैं ये मेरे बच्चे हैं, मेरे इधर मेरे सेंटर में रहने वाले सारे मेरे बच्चे हैं। हम 3 बार भी देते हैं, कभी 2 बार भी होता है, कभी एक बार भी होता है। लेकिन हम लोग जो बजट के हिसाब से और बच्चों से चर्चा करके ही मेनू बनता है, हम्म। क्या देना है उनको, क्या चाहिए उनको। फल, मेरा घर में मैं फल नहीं खाती हूँ, लेकिन बच्चों को देती हूँ। राइट। दूध बच्चों को देते हैं, हम लोग तो कॉफी चाय में जीते हैं, हम्म। लेकिन मेरे बच्चे चाय के आदी है, चाय पीना चाहते हैं। शाम को अभी गर्मी आ गई, गर्मी में तो जूस पियेंगे बच्चे या लस्सी पियेंगे बच्चे, उसकी सुविधाएं देते हैं। और जो डोनेशन की बात की है, हाँ, कुछ फ्रेंड्स लोग कभी कोई चीज का द्वारा चीजें देते हैं बच्चों के लिए, या कुछ लोग खाने पीने में या दूध में उस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बच्चों का चीज है, बच्चों को ही मिलता है, उस हिसाब से काम करते हैं हम लोग। और जो सरकार का पैसा सारे बच्चों को नहीं मिलता है, सब बच्चों को नहीं मिलता है। वो कैसे, मतलब किस किन को मिलता है? वो उनका अटेंडेंस का हिसाब से एवरेज निकालते हैं, उस हिसाब से देंगे। वही मैंने कहा ना, 12 महीने पहले आप खर्च करो, तब आप। उसके बाद रिएम्बर्समेंट आएगा तो आएगा, लेकिन वो 14वें महीने में भी 15 महीने में भी आ सकता है। तब तक आप लोन लोगे कहीं से और खर्च करोगे। हम लोग इतना अब तक आगे हो सकता है, हम लोग आशावादी है। आ, कुछ फंड आ जाए, हम लोग कॉर्पस तरीके से रखे, जो सरकार का पैसा आने तक इधर से निकाले खर्च करे, बाद में आता है इधर डाल दे। लेकिन अब तक तो हमारे पास उतना पूंजी नहीं है
जो हम लोग पूरा एक साल अपना पैसा खर्च करें, उसके बाद जब पैसा आता है वो हम लोग रख ले, ये नहीं है। जो हैंड टू माउथ चलता है हमारा अब अच्छा। तक। तो और हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड हमारा फंडिंग है। अच्छा। कोई बड़ा ग्रुप का कोई हमारा ये नहीं है, हाथ नहीं है हमारा सिर के ऊपर। हम लोग जमीनी स्तर से काम शुरू किए हैं, तो वही चल रहा है। अच्छा, जमीनी स्तर से एक और बात है कि जिस जगह पर आप हैं वो जीबी रोड का सेंटर है, राइट? और 30 साल में ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको उसने धमकियां दी हो, यहाँ से निकलने को बोला हो? क्योंकि ये एरिया या जो फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई लोगों को निकाल के फेंक देते हैं, तो वो सब हुआ है आपके साथ? बहुत बहुत चैलेंजेस आए हैं। ये एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ हम लोगों को, क्योंकि ये बिल्डिंग है एजुकेशन डिपार्टमेंट एमसीडी की। अच्छा। और ये जितने हमारे पास स्पेस है, ये लेने में 20 साल लगे हैं। एक कमरा लेने में शुरुआत में 6 महीने लिया था, तो उसके बाद ही बढ़ते बढ़ते। तो और आपको मालूम होगा, एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, बुद्धदेव कर्मास्कर वर्सेस वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यस। एंड अदर स्टेट्स का। सेक्शन 302, हाँ, यस। तो वो केस के तहत एक पैनल बनाया है। यस। पैनल ने रिपोर्टें दी हैं। तो उस में ये है, जब तक वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाएं ब्रतल में हैं, उनको जबरदस्ती ना हटाया जाए या बच्चों को जबरदस्ती दूर ना किया जाए। उनको जो सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं हैं, मैं नागरिक सुविधाएं की बात कर रही, वो सुविधाएं दी जाए। तो दिल्ली लेवल की एक मीटिंग हो रही थी, पैनल ने मुझे भी इनवाइट किया था। उसी में दिल्ली सरकार के तरफ से वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट वाले भी मौजूद थे। मैंने वो रिपोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है, वो रिपोर्ट को बताते हुए मैंने कहा था ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, जो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए काम करती हूँ, जो बच्चा पैदा होने के बाद उसके लिए काम करती हूँ, क्रश का काम करती हूँ, लेकिन मेरे इलाके में एक भी आंगनवाड़ी नहीं है। एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम मैं करती हूँ, इंस्टीट्यूशनल बच्चों का प्रोग्राम मैं करती हूँ। ये मेरे को कोई सरकार का सुविधा ही नहीं है एक्सेप्ट मेरी जगह, वो भी जगह बहुत ही कम है करके। उसके बाद डब्ल्यूसीडी ने बोला दिल्ली सरकार का, हम लोग मिल के काम करेंगे करके। उनका जो उस वक्त ऑफिसर थी, रेणु मैडम थी, बहुत स्ट्रांगली उन्होंने कहा। और उन्होंने सोशल वेलफेयर का जो डायरेक्टर थे डब्ल्यूसीडी का, उनसे बातचीत करके एक मीटिंग बुलाई। उसके बाद आईसीडीएस के तरफ से एक मिनी आंगनवाड़ी इधर दिया है। अच्छा। एक मिनी आंगनवाड़ी है, और हमारा सेंटर को ओपन शेल्टर का तहत मदद मिलने लग गई। वही मैं मदद वही बोल रही हूँ। जो 2,000 रुपये सरकार देती है? वो नहीं, उस दौरान 750 थे। अच्छा, अभी 2,000 दे रही हाँ, है? तो वो भी पूरा पहले नहीं देती है, अच्छा। बाद में देती 12 12 महीने। है। तो बाकी सिर्फ 2 कमरे में चल रहा था। बीच में पॉलिटिशियंस आ गए, उन्होंने तो बीच में दरवाजा ये दीवार लगाई। वो दीवार तोड़वाने के पीछे डीसीपीसीआर वो ये करके हम लोगों का एनर्जी खाली हुआ। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का केस का पीछे डायरेक्टर डब्ल्यूसीडी और एजुकेशन एमसीडी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ये मिलके बाद में स्पॉट इंस्पेक्शन हुआ, उसके तहत और 2 कमरे मिले। ये 2013-14 में मिले। अच्छा। नहीं, हाँ, 2000 13 14। ये है। तो 2013-14 में आईसीपीएस के दौरान ओपन शेल्टर के लिए मदद मिलने लग गए। एक कमरा एक्स्ट्रा मिला, पहले एक ही था 2010 साल का बाद। उस दौरान कुछ ऑफिसर ऐसे निकल आए, आप दबाव ऊपर से डालते, फाइल बीच में रुकती, नीचे से फाइल ऊपर लेके जाते, बीच में रुक जाती। ऐसे करते करते हमारे 10 साल लगे थे। एक दिन उन लोगों ने बोल दिया आप इधर से खाली करो, आप बात कर रहे हैं ना, ये खाली करो। जब बोला तो हम लोग उनको मजबूरन और एडिशनल कमिश्नर एमसीडी के पास गए, जो हेल्थ एंड एजुकेशन देख रहे थे उस दौरान। अच्छी महिला थी लेकिन सेंसिटिव नहीं थी, मैं बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने सीधा बोल दिया मेरा बिल्डिंग नॉर्मल बच्चों के लिए है।
अभी आपने कैसा जज किया वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं के बच्चे अब नॉर्मल है और आपके घर के बच्चे सिर्फ नॉर्मल है, बताइए मुझे। और उन्होंने खाली करो बोल दिया, इट वॉज ए वर्बल। तो उस दौरान हमने चर्चा की, जो हमारे फ्रेंड्स वकील लोग थे, तो उन्होंने कहा चलो हाई कोर्ट में एक पिटिशन अपील था, करते। राइट। किया, उधर भी चला हमारा केस। हाई कोर्ट ने बोला एमसीडी को, आप इनको इनकी पिटिशन को दोबारा सोचिए, देने का जगह दे दीजिए, ये एक अच्छा कॉज के लिए है। दोबारा हमने हाई कोर्ट के वो निर्देश का बाद हम लोगों ने दोबारा अपील की। साथ ही साथ हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी डाला। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी 1.5 साल चला। तब एमसीडी ने बोला हम इनको अल्टरनेटिव जगह दे रहे हैं, कोई कम्युनिटी हॉल का बताया। वो अंदर जाके पुराना दिल्ली इलाका है, जाने का रास्ता आप ही सोच लीजिए, जो गली गली से जाना है, जो लोग उधर के जीवी रोड का ब्रोथल में आके लूट मार करते हैं, ऐसे इलाके का बीच में जाओ और उस कम्युनिटी सेंटर में आप अपना सेंटर चलाओ करके। तो उसमें एक बहुत बढ़िया एनएचआरसी के मेंबर थे, डॉक्टर सुदर्शन अग्रवाल करके। वो थोड़ा पैर का प्रॉब्लम था उनका, उन्होंने कहा मैं स्पॉट विजिट करूंगा। वो आए स्पॉट विजिट के लिए, लेकिन उनको गाड़ी में लेके गए उस सेंटर तक। वो सीताराम बाजार का तरफ से घुमा के लेके गए। वापसी में उन्होंने कहा मैं पैदल जाना चाहता हूँ, जो बच्चे आएंगे तो पैदल ही आएंगे ना, जो उधर की महिला बच्चा छोड़ने के लिए पैदल आए। उन्होंने कहा ये नामुमकिन है, इधर के बच्चे इतना दूर उस सेंटर में जाना नामुमकिन है, नहीं जा सकते, इनको इधर ही जगह दे दो। तब जाके 2001 में शुरू कोशिश, मैंने 91 में शुरू, एक कमरा मिलने के बाद तुरंत हमारे बच्चों की संख्या बढ़ गई, तभी से शुरू किया था फाइल मूव करने के लिए। 2001 में जाके सेकंड रूम मिला, उसके बाद और 10 साल लगे मुझे थर्ड और फोर्थ रूम के लिए। थर्ड और फोर्थ रूम के लिए। ये है, अभी और भी जगह खाली पड़ा है इस बिल्डिंग में, जो उसके साइड में है। हाँ, हाँ। तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है 10 साल हो गए तो अभी मिल जाए हमें, ये आशा करते हैं। और 10 तो साल वो ये है, लेकिन हमारा बच्चों के लिए अलग अलग जगह में रखना पड़ रहा है मुझे, अच्छा। किराए का मकान लेके। वो भी सब लोग एनजीओ के लिए नहीं देते हैं अपना मकान, तो उसमें भी अभी बॉयज़ के लिए 10 साल से बड़े लड़कों के लिए मैंने एक जगह लिया है। वो भी बहुत कंजेस्टेड जगह है, तो उधर से भी हटना है हमें। तो मुझे लगता है आपका काम के, आपका इस शो का दौरान अपील कर सकते हैं, कोई बड़ा जगह दे दे हम लोगों को बच्चों को रखने के लिए, या जमीन दे दे जहां हम लोग बनवा दे, है ना। अच्छा, ठीक। अच्छा, एक चीज है कि जैसे अभी आपने जजमेंट जो बताया वेस्ट बंगाल वाला, इस जजमेंट के बाद अभी 2021 में थ्री जज की बेंच बैठी थी। उन्होंने ये बोला था कि जो सेक्स वर्क है वो एक बहुत ही मतलब नॉर्मल वर्क है, राइट। उसको आपको अलग से देखने के लिए जरूरत नहीं है, और वो डिग्निफाइड तरीके से ही उनको इज्जत दी जाए, उन्हें अलग से ना देखा जाए, ना पुलिस मतलब किसी का उसके बीच इंस्टीट्यूशन और सेक्स वर्कर्स के बीच में किसी प्रकार का न्यूसेंस ना क्रिएट हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो अभी जो आप एक मर्डर के बारे में बता रहे थे कि यहाँ एक मर्डर हुआ था, राइट, उसके बारे में पहले थोड़ा सा बताइए, वो क्या हुआ था। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनको इज्जत के साथ जीने दे राइट, दो, राइट, ये नहीं कहा ना इनको लाइसेंस दे दो, ये लोग राइट। लाइसेंस एक लेके कानूनन मान्यता प्राप्त करके ही जीने दो इस इलाके में, नहीं। कहीं भी देश में देखिए, मैं एक महिला होने का नाते मैं ये सोचूंगी, महिला, वो भी कमजोर वर्ग की महिलाएं, गांवों की महिलाएं या लड़की जात इधर शहरों में आके हर एक शहर में ब्रोथल एरिया में जाते हैं। आप मुझे मोरलिस्टिक वे में मैं बात कर रही हूँ बोलो या कुछ भी, लेकिन मैं ये नहीं सोचती हूँ जब एक महिला को सिर्फ अपना जिस्म बेच के ही जीवन करना है, ये नहीं है। हमारा देश में जो लड़की जात के साथ जितना भेदभाव होता है, और शादी से पहले माँ बाप भी गरीबी का वजह से बच्चों को बेचते हैं, या और कहीं काम के लिए भी मजदूरी करने भेज रहे हैं, या शादी के बाद आदमी खुद बोलता है मुझे पीने, कहीं भी कुछ भी कर दे मुझे पीने के लिए पैसा दे दो, वो स्मैक गांजा पीता है या शराब पीने में आदी हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में, या और जो ट्रैफिक करके लाते हैं जो महिलाओं को या बच्चों को, तो ऐसे लोगों को आप लाइसेंस दे रहे हो,
लाइसेंस देने की बात करोगे तो लड़की जात तो उधर भी फंसी ना, तो और 2 साल पुराना आप इसमें जाओ, प्रथा में जाओगे। तो मुझे लगता है जब एम्पावरमेंट बोल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने का नारा है, तो उस नारे के साथ आपको हर एक बेटी को पढ़ाने का है, अच्छी नौकरी मिले। इंजीनियर सोचता है मेरी बेटा या बेटी इंजीनियर बने, डॉक्टर सोचता है मेरी बेटी डॉक्टर बने, या कोई भी आईएएस ऑफिसर हो, कोई भी सोचता है। जो महिला जो रेड लाइट एरिया में रहने वाली, वो नहीं सोचती मेरी बेटी मेरी जैसी जिस्म बेचे, कभी नहीं सोचती है। वो भी अच्छी नौकरी करे, अच्छे जगह में जाके सेटल हो सोचती है। तो उसके लिए आप या मैं क्यों कैंपेन करे, इनको लीगलाइजेशन करो, इनको लाइसेंस दे दो, ये कमा के खाने दो। अभी आपका हिसाब से आप बोलते हो पुलिस पैसा लूटते हैं, उसके बाद जुडिशरी आएगी क्योंकि उसका ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए एक अफिडेविट बनवाना या कुछ, वो लोग आएंगे बीच में पैसा कमाने। थर्ड, डॉक्टर कम्युनिटी आएगी, मेडिकल कम्युनिटी आएगी, क्योंकि आपको डिजीज फ्री होना है, एचआईवी फ्री रहना है, बाकी सब है। अभी तो कोविड आ गया, कोविड फ्री होना चाहिए। ये सारा सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको डॉक्टर्स के पास दौड़ लगाओ, अगेन उधर मैनिपुलेट करेंगे वो लोग पैसा। ये मतलब ये औरत को और गड्ढे में डाल रहे हो आप, उसको गड्ढे से उठाने की बात नहीं कर रहे हो। राइट। हमारा सिस्टम ऐसा है हिंदुस्तान में, आप करप्शन, एक व्यक्ति दो व्यक्ति जो बोल रहे हैं करप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको हर एक काम का पीछे पैसा देना है। एक औरत को या एक लड़की को या एक लड़का को जो खरीदने वाला आदमी या औरत ये सारे लोगों को पैसा देते आएगा, तो वो उनसे ही कमाएगा ना, तो बंदो मजदूर और ज्यादा हो जाएंगे ना। तो हम लोग, मुझे तो ऐसा लगता है, जो महिलाएं, मैं जैसे बोला इतना साल का मेरा एक्सपीरियंस ने मैंने देखा है और सुना है औरतों का मुंह से, कोई भी स्वेच्छा से नहीं आई महिलाएं ब्रॉतल एरिया में। आने के बाद बोलती है या पुलिस वाले जाएंगे पूछेंगे, बोलेंगे अपना मर्जी से हूं साहब, बोलेंगे मर्जी से नहीं है तो उसको जा तुम्हारा स्टेट में। वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है। उधर घर में लड़की जात एक बार दरवाजे से बाहर निकल जाती है, 4 घंटा नहीं है घर में या एक दिन नहीं है, उसको कोई अपनाता नहीं है, वो भाग गई करके हवा उड़ जाती है, तो जाए तो कहाँ जाए वो। ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है आपको उनका बेसिक राइट्स है वो दे दो, उसके लिए काम करो, उनको जीने का दे दो, जो जीना चाहता है जीने दो। जो छोड़ के जाना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट का आप जिक्र कर रहे, उसमें अल्टरनेटिव जॉब क्या दोगे, उनका रिहैबिलिटेशन क्या करोगे, पूछा गया है। किसके पास है स्कीम? वो जो कुछ भी हो, उसका पीछे 10 केस चल रहे होंगे या 4 केस चल रहे होंगे, उसमें वो जूझ रही है। वो घर में जाएगी, इधर छोड़ के और कहीं जाएगी तो समझ जाएगा उसके पीछे लुकआउट का। तो अब तक जो घर में मालूम नहीं था वो कहाँ है महिला, तो सबको मालूम हो जाएगा। वो ऐसी इसमें था, तब भी और भी उसके साथ भेदभाव हो जाएगा। इधर की महिलाएं अपना डिपेंडेंस को सपोर्ट करती है। इधर जो ब्रोतल में रहने के बाद, कहीं भी हिंदुस्तान में ब्रोतल में रहने के बाद, कमाने के बाद में सोचती है मेरे तो नरकीय जीवन हो गया। कभी नहीं सोचती है मेरा जीवन बहुत अच्छा है, नहीं, मेरा नरकीय जीवन हो गया। मेरे घर वाले तो अच्छा रहे, मेरा भाई बहन पढ़े लिखे, मेरा बूढ़े माँ बाप सही से रहे, ये सोच के वो पैसा जोड़ के भेजती है, देती है। कानूनन आपका आईटीपीए में है, जो महिला कमाती है वेश्यावृत्ति में, वो उसकी कमाई जो खाता है वो पनिशेबल है। लेकिन बुजुर्ग, मेरे बुजुर्ग माँ बाप है, तो मैं किसी भी तरीके से कमा रही, मैं क्यों नहीं दूं उनको? उन्होंने मुझे देख रेख किया, चाहिए मैं ही बाद में घर से बाहर निकली हूँ, तो मेरे माँ बाप को मैं क्यों नहीं कहा खिलाऊं? मेरे बच्चे हैं 15-16 साल के या बिलो 18 ईयर्स के, उनकी पढ़ाई में मैं क्यों नहीं दूं? मेरे भाई बहन है तो पढ़ाई में क्यों नहीं दूं? कानून है अच्छा के लिए, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन लोगों के लिए इस्तेमाल करो। मैं मेरा घर वालों को दे रही हूँ तो उसमें भी आप मुझे पाबंदी मत लगाओ। ये आपके पास जो बच्चे होते हैं जब वो आ जाते हैं और उनकी पूरी जर्नी क्रॉस करते हैं, तो अभी आपके
कितने बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी फील्ड्स में अच्छी जगह काम कर रहे हैं, अच्छी भी नहीं बट मतलब दे आर परफेक्टली रिहेबिलिटेटेड? देखिए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। इस सेंटर शुरू हुआ 91 में, 91 से लेके अब तक बहुत लोगों ने मदद किया। बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़े, अलग-अलग स्टेट में भी रह के पढ़े। कुछ बच्चे मेडिकल लाइन में गए, कुछ पैरामेडिकल में गए हैं। टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स या हाई स्कूल टीचर्स बने हैं ट्रेनिंग करके। नर्सेस हैं, होटल मैनेजमेंट में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है। तो वो लोग सेटल हुए, या कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करके उसमें कमा रहे हैं, कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं। अलग अलग तरीक़े से लोग जुड़े हुए हैं। अ, ये बच्चों ने, कुछ बच्चों ने ये भी किया है, अपने माँओं को रेड लाइट एरिया से निकाला है। निकाल के अपना पास रखा है, कहीं रेंटेड घर लेके रखा है, उधर बच्चे पल रहे हैं। कोई बैंक में भी है। तो लेकिन बच्चों को ये आइडेंटिटी मालूम नहीं है, मेरी माँ वेश्यावृत्ति में थी। नहीं, बच्चों को दूर रख के पालना, इसलिए मैं कहती हूँ महिला की प्लस बच्चों की डिग्निटी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना ज़रूरी है। जब तक समाज अपनाता नहीं है ऐसी महिलाओं को, तब तक तो वो अपना जो भी झूठ झूठ में ही सही जीने दीजिए ना, आपका क्या नुकसान हो रहा है? कोई बच्चा को मैं मेरा घर का बच्चा करके एडमिशन दिलाऊँगी, बच्चा का सेफ्टी के लिए, बच्चा की पढ़ाई के लिए ना। पढ़ाई करवाने से एक है, कोई भी माँ नहीं चाहेगी अपना बच्चे को ऐसी लाइन में लाने के लिए जो शोषण जहाँ होता है ऐसी जगह में लाने का नहीं चाहते हैं। और सेफ्टी की बात है, महिलाओं की भी सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली किसी क्लाइंट ने आके अ, महिला के ऊपर गोली चलाई, लेटर ऑन वो महिला का डेथ हुई। इधर गुंडागर्दी भी चलती है, पुलिस लोगों को तक मर्डर किया हुआ है कुछ लोगों ने आके। तो ये ना हम लोग सेफ्टी सिर्फ़ अच्छी कॉलोनी की ना सोचे, सेफ्टी हर एक की ज़रूरत है। और जब अभी देख रहे हो आप, पुलिस बूथ थोड़े से दीवार-गिवार से है बने हुए हैं। जो एक की मर्डर हुई, एक घायल हुआ पुलिस वाले, तो उसके बाद ये बनाए गए। अब पीछे जाके देखोगे तो एक पुलिस चौकी उस जिसका मर्डर हुआ, नया-नया जॉइन हुआ था हरियाणा से एक व्यक्ति, उसका मर्डर हुआ था। रात को वो किसी को पकड़ने गया, उसका मर्डर हुआ था। तो अभी महिला की मर्डर हुआ है। तो ये उसका सेफ्टी के लिए भी हम लोगों को ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं सोचते। और हमारे कॉमन जनता ये सोचती है, हाँ, जीबी रोड में ब्रॉथल में रहने वाले बहुत ज़्यादा कमाते हैं। ये भी सच नहीं है। वो लोग आए मजबूरी में, अभी वो मजबूरी को वो अपनाएँ और जी रहे हैं। तो हम लोगों को फ़र्ज़ है समाज में उनको भी अपनाएँ। हम लोग जहाँ तक हो सकता है वहाँ उन लोगों की मदद कर रहे हैं महिलाओं का। महिलाओं के लिए ये बन जाए, आधार कार्ड बन जाए, बैंक अकाउंट खुल जाए, उनका नाम इलेक्शन एनरोलमेंट में जुड़ जाए, पैन कार्ड है, बाकी जो भी है डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कोविड के दौरान लॉकडाउन था इधर, सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, मैं दिल्ली की बात कहूँ तो बहुत लोगों को बहुत अनुदान का घोषणा की। लेकिन इन महिलाओं को जहाँ ब्रोथल क्लोज़ डाउन था, एक क्लाइंट नहीं आ रहा था, ऐसी जगह में इन लोगों को कोई मुआवज़ा नहीं मिला। जो लॉकडाउन के दौरान एक्चुअली जो भारत सरकार से ₹500 हर महीना आया उनको, रिलीव करके, वो भी 3 महीना के लिए आया उनको। और महिलाओं ने पोस्ट ऑफिस में भी खाते खोले हैं अभी, ₹100 पोस्ट ऑफिस में दे के उनका घर में ही आके खोल रहे हैं। तो हम लोग ने भी अभी कोशिश की जो पोस्ट लॉकडाउन और कारण ये भी था, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी बोला, यही एक वर्ग है, वंचित रहा है, इनके लिए नागरिक सुविधाएँ दिया जाए मुहैया करके। तो उसका हिसाब से हम लोगों ने भी एक कोशिश किया, एडवोकेसी की सरकारी ऑफिसरों के साथ, अलग-अलग डिपार्टमेंट के साथ। अभी हम लोगों ने कुछ महिलाओं को
2,500 महीना पेंशन आता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2,500 पेंशन पूरे भारत में, ये एक रेड लाइट एरिया में पेंशन महिला को जो मिल रही है ब्रॉतल की, तो दिल्ली में है 2,500 मिल रहा है। ये 2021 अक्टूबर से मिल रहा है, तब से मिल रहा है। अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसका डॉक्यूमेंट है उसके लिए मिले। वो भी हमारी कोशिश जारी है। अच्छा, एक लास्ट सवाल। एक बच्चे आते हैं आपके पास पढ़ने और एक बच्चे आते हैं जीबी रोड पे सीढ़ियाँ चढ़ने, आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, मेरे पास बच्चा है, वो पढ़ लिखे, उस बच्चा पढ़ लिखता है, वो ऐसा समाज में दोबारा नहीं आता है। वो अच्छा एक इंसान बनने की पूरी कोशिश करता है। नहीं, मैं जो अब तक का बच्चों को बोल रहे हैं, जो बच्चे जीबी रोड की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, महिलाओं के पास जा रहे हैं, हमारी महिलाएं इतनी, ये भी है, स्कूल का ड्रेस में कोई बच्चा जा रहा है उनका पास, उसको समझा के वापस भेजती है। इवन दो उनकी आमदनी जा रही है, तब भी वो समझा के भेजती है, ये तुम्हारा काम नहीं है बेटा, घर जाओ करके। कुछ महिलाएं, उसके पास पैसा है तो उसको बोल देते दे दे और घर जा। ये इसलिए करती है, उसका पास पैसा है, मैं अभी वापस भेजूंगी तो वो दूसरे का पास जाएगा, इससे अच्छा जो पैसा है ना वही ले लो, ये सोचती है। और मुझे लगता है हो सकता है हमारे लड़के लोग या आदमी लोग ये सोचे ये महिलाओं का लिए, महिलाएं मजबूरी से हैं, लेकिन आप कौन सी मजबूरी से इधर पहुंच रहे हो? आपको पॉकेट मनी मिल गया या आपके पिताजी ने पैसा दिया तो उसको लेके आप इधर पहुंच रहे हो, या आप क्या सोच के चल रहे हो? आपको खुद थिंकिंग करना चाहिए। आपका वजह से किसका नुकसान होगा या किसका फायदा हुआ, या आपको आने वाला आपका परिवार में किस तरीका का दिक्कत आपको आ सकती है, ये खुद सोचना चाहिए। यही बोलूँगी। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज और बोलूंगा, लास्ट लाइन है। कोई बात नहीं। तो एक बहुत पुरानी शायर थे, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन लिखी थी। तो उन्होंने जो वर्ड यूज करा था वो तवायफ था। तो वो लिखते हैं कि एक तवायफ ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो शहर के सारे शरीफों ने आत्मदाह कर लिया। कोई ऐसे नहीं करेगा आज का इसमें, लेकिन ये शब्द बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। राइट। और आपने शुरुआत में सेक्स वर्कर यूज किया, राइट। मैं उनको वर्कर जानती, वर्कर करके मानती नहीं आप हूँ। महिला बोलती हैं उन्हें। महिलाएं हैं, राइट। तो उस तरीका से है। समाज में हम ही लोग जी रहे हैं, हम ही लोग थोड़ा सा जगह दे दे, इन महिलाओं को भी, इनके बच्चों को भी अपनाए, राइट। वो लोग कुछ बने। ऐसे पढ़ लिखने के लिए आप लोग सब लोग जनता मदद कर सकते हैं।